आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में ये 3 इम्पॉर्टेंट रूल हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, माने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से ही समझ में आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास का कंजर्वेशन, अर्थात किसी भी केमिकल रिएक्शंस में यदि जितना हम रिएक्टेंट लिए रहेंगे, माने अभिकारक जितने लिए रहेंगे, उतने ही जो है हमारा रिएक्शंस के बाद प्रोडक्ट बनेगा। जैसे C+O2 रिएक्शन करने के बाद CO2 बनाया, तो इस रिएक्शंस में C और O2 जो है रिएक्टेंट है, माने अभिकारक बोलते हैं, ये रिएक्टेंट है, और CO2 जो है प्रोडक्ट है, माने उत्पाद है। तो जितना जो है रिएक्टेंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितना रिएक्टेंट का वेट होता है, प्रोडक्ट का भी जो है उतना ही जो है वेट होता है। मतलब मास हमेशा जो है रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, माने इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जैसे H2O को हम लोग ले लें, तो H2O में H है 2 ग्राम और O है 16 ग्राम। यदि इनके वेट का रेशियो निकालें तो 1:8 आएगा। मतलब किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई वेट रेशियो हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है। अब ये कंपाउंड चाहे किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहे वह किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। उसमें प्रेजेंट जो है एलिमेंट का जो बाई वेट रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एनी कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय एनी प्रोसेस द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कोई भी कंपाउंड चाहे वह किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो, उसमें उपस्थित जो है तत्वों का जो भारात्मक अनुपात होता है सदैव स्थिर होता है। क्या बोले? कोई भी कंपाउंड चाहे वो किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो, इससे हमारा मतलब नहीं है, उसमें प्रेजेंट जो है जो तत्व होते हैं उनका जो भारात्मक अनुपात होता है, बाई वेट रेशियो होता है, वो हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है। अब थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे C और O2 रिएक्शन करने के बाद CO2 भी बनाते हैं, और C और O2 रिएक्शन करने के बाद CO भी बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शंस होता है। इसमें कार्बन का बाई वेट रेशियो, कार्बन का जो बाई वेट है, माने वेट है वो 12 ग्राम है, 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। और दूसरे केस में CO में कार्बन 12 ग्राम है और वो है आपका 16 ग्राम है। तो ये तो वेट कांस्टेंट है। यदि इनका जो है हम रेशियो निकालें तो आएगा 1:2। माने जब दो अलग अलग तत्व आपस में रिएक्शन करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद, दो या दो से अधिक जो है कंपाउंड का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तब किसी एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान से
संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात जो है एक सरल अनुपात होता है, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। क्या बोले हम? जब दो तत्व आपस में रिएक्शन करने के बाद दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तब किसी एक तत्व किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्शन करने वाले दो तत्वों के जो भार का माने वेट का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक सरल रेशियो होता है, सिंपल रेशियो होता है, जिसको हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अर्थात जब दो भिन्न भिन्न तत्व आपस में रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल अनुपात होता है, जिसे सरल गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, माने परसेंटेज डिटर्मिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि किसी भी कंपाउंड्स में कोई भी एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है। जैसे एक हम एग्जांपल लिए NH2CONH2, इसको हम लोग यूरिया कहते हैं। ये यूरिया का केमिकल फार्मूला है। तो यू हैव टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन यूरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूरिया। पहले हम यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देंगे और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमेशा याद रहे कि एटॉमिक वेट हम लोग जो है एलिमेंट का यूज करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है। अब चूंकि ये नंबर ऑफ मोल 2 है तो 2 से इंटू कर देंगे। हाइड्रोजन का यहाँ 4 है तो +4 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, यहाँ 1 कर देंगे। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 1-1 मोल है तो 1 से इंटू कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है 12, तो 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16। अब ये आपका हो जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 12, ये आ जाएगा आपका 60। तो 60 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 60। तो कितना परसेंट नाइट्रोजन है? तो देख रहे हैं कि यदि 60 ग्राम हम लोग यूरिया ले लें तो 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 60 ग्राम यूरिया में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 60 ग्राम यूरिया में 12 ग्राम कार्बन है, 60 ग्राम यूरिया में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये कितने परसेंट में प्रेजेंट है? तो परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? 28/60 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये आपका हो जाएगा 4/60 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/60 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16/60 इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कट जाएगा, ये 2 से काट दीजिए। अब ये आपका हो जाएगा 140 में 3 से डिवाइड कर दें। वही जो है लगभग आपका 46.6% आया नाइट्रोजन। अब उसी तरह से इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। सिक्स 6.6% के आसपास आएगा। ये 20% आएगा। मतलब यूरिया में नाइट्रोजन 46.6% है,
हाइड्रोजन 6.6% है और कार्बन 20% है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं। क्या इसमें क्या क्या किए हम लोग, यदि मान लीजिए बहुत बड़ा कंपाउंड है तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में पहले लिख दीजिए, माने जो अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है उनको एक जगह जो है कलेक्ट करके लिख देंगे। फिर उसके बाद उसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का जो है परसेंटेज जो है डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज प्रतिशत मात्रा जो है हम लोग निकालते हैं।